यस सर। ओके, तो आज हमारा जो रूल होगा वो रूल नंबर 60 है। ओके, तो रूल नंबर 60 क्या कहता है? म्यूट कर लो, अपना माइक म्यूट कर लो। रूल नंबर 60 क्या कहता है? एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स एंड मेंटेनेंस करने के बाद तुम सर्टिफिकेशन जो देते हो CRS, ओके, उसके बारे में बोल रहा है। एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन के बारे में। रूल नंबर 61 क्या कहता है? जो भी एयरक्राफ्ट में काम करेंगे उनको क्या बोला जाता है? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स, यही बोल देते हो ना जनरली। तो ये जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर है, इनको क्या लेना है? लाइसेंस लेना है। तो वो किस रूल के हिसाब से लेंगे? रूल नंबर 61। अगर रूल नंबर 61A की बात करें तो फॉरेन से जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का लाइसेंस लेके आए हैं, ठीक है, उनका लाइसेंस DGCA एक्सेप्ट करके वैलिडेट करेगी, ठीक है। और रूल नंबर 62 में क्या लिखा है? फीस। फीस किसके लिए? टाइप सर्टिफिकेट के लिए और किसके लिए? C(A) के लिए है। और किसके लिए? AME लाइसेंस जो लेते हो, वो लाइसेंस लेते टाइम जो फीस लगता है, ओके, उसके लिए है। तो ये 4 रूल याद रख लेना, लिख लेना नोटबुक में, ठीक है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। नया चैप्टर है। क्या है? प्रोडक्शन प्लानिंग। तो मैं कल तुमको ऑलरेडी बताया था, प्रोडक्शन मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन होता है, वैसे दिमाग में मत रख देना। यहाँ प्रोडक्शन वर्ड मेंटेनेंस को ही बोला गया है। प्रोडक्शन वर्ड किसको बोला गया है? मेंटेनेंस को ही बोला गया है, ओके। तो और कोई आएगा? बाकी है कि हम इतने लोग ही है? ठीक है, हम इतने ही हैं, कोई बात नहीं। The organization shall have a system. ऑर्गेनाइजेशन के पास एक सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू वो क्या कर पाए? Appropriate to the amount and complexity of the work to plan the availability of all necessary personnel, tools, equipment, material, maintenance data, facilities in order to ensure the safe completion of the maintenance work। देखो, तुम्हें कोई भी मेंटेनेंस वर्क सेफली कंप्लीट करने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे लिस्ट दिया है। ये चीजों को सही टाइम में अवेलेबल करवाना और मेंटेनेंस को सही तरीके से कंप्लीट करवाने के लिए क्या बनाना है? प्लान बनाना। क्या देखते हुए? कि कितना मेंटेनेंस हमारे पास है, वो मेंटेनेंस कितना कॉम्प्लेक्स है, और हमारे को चाहिए क्या क्या है। क्या क्या चाहिए? पर्सन्स चाहिए, टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए, मेंटेनेंस डाटा चाहिए और फैसिलिटीज चाहिए, और भी बहुत कुछ चाहिए। तो ये सारी चीजों को देखते हुए क्या बनाओगे तुम? कितना काम है और वो काम कितना कॉम्प्लेक्स है, और तुम्हारे पास जो जो अवेलेबल होना चाहिए वो अवेलेबल करवाते हुए वो काम करोगे बोल के क्या बनोगे? एक प्लान बनाओगे। और उस प्लान को ही क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग, ओके, वेरी नाइस। प्रोडक्शन प्लानिंग। दूसरा बात, इसकी AMC बाद में पढ़ेंगे, अभी दूसरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। The planning of maintenance tasks and the organizing of shifts shall take into account human performance limitation। जब भी तुम प्लान करते हो या तुम कोई शिफ्ट अरेंज करते हो, ठीक है, ये सब प्लानिंग के बारे में ही बात हो रहा है। तो वो बोला है कि वो जो इंसान प्लान कर रहा है या जो ग्रुप टीम मिलके प्लान कर रही है मेंटेनेंस के बारे में, मेंटेनेंस होगा बोल के, वो क्या करेगी? ह्यूमन परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए प्लान करेगी। ऐसा तो नहीं है
किसी के पास कोई लिमिटेशन है और उसको वही काम दे दिया गया, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके बारे में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं तुमको, कब 30E में ह्यूमन परफॉर्मेंस के बारे में। ह्यूमन परफॉर्मेंस को देख के हमें टास्क प्रोवाइड करना है। कौन सा टास्क? मेंटेनेंस टास्क, और शिफ्ट अरेंज करनी है। जो भी कुछ कर रहे हैं हम मेंटेनेंस के बारे में प्लानिंग, हम ह्यूमन परफॉर्मेंस को, ह्यूमन फैक्टर को कंसिडर करके ही करेंगे। अभी तीसरी बात, when it is required to hand over the continuation or completion of the maintenance task for reasons of a shift or personal changeover, relevant information shall be adequately communicated between outgoing and incoming personnel। इसको बोलते हैं शिफ्ट हैंडओवर। क्या बोलते हैं? शिफ्ट हैंडओवर। जैसे तुमने 8 घंटे की काम कर लिया, तुम घर चले जाओगे तो दूसरा शिफ्ट आएगी, दूसरा पर्सन आएंगे, तो तुमने कितना काम किया उनको समझाओगे, और कितना काम बाकी है वो भी समझेंगे। तो सही, ये कब पॉसिबल होगा? सही तरीके से कम्युनिकेट करोगे तो। हाँ कि नहीं? सही तरीके से कम्युनिकेट करोगे तो तभी पॉसिबल होगा। तो ये 3 चीजों है प्रोडक्शन प्लानिंग में। क्या क्या है? कि तुम्हारे पास कितना अमाउंट का काम है, वो काम कितना कॉम्प्लेक्स है, उसको देखते हुए कि कौन पर्सनल चाहिए, टूल्स क्या चाहिए, इक्विपमेंट, मटेरियल, मेंटेनेंस डाटा, फैसिलिटी सब क्या चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए तुम प्लान बनाओगे। और प्लान बनाते टाइम ह्यूमन परफॉर्मेंस को अपनी नोटिस में लेना है, कंसिडरेशन में। और तीसरी बात, जब शिफ्ट हैंडओवर होता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी काम जरूरी नहीं है कि एक ही शिफ्ट में कंप्लीट हो जाए, बहुत टाइम लगता होगा। ओके, तो शिफ्ट हैंडओवर, शिफ्ट में तुम अरेंज कर रहे हो। शिफ्ट मतलब समझते हो ना? मतलब 10 लोग हैं इस शिफ्ट में आएंगे ये काम को करने के लिए, और 10 लोग हैं नेक्स्ट शिफ्ट में आएंगे। शिफ्ट मतलब 8 घंटे का एक शिफ्ट होता है, 12 घंटे का एक शिफ्ट होता है। वो कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली तो 8 घंटा होता है। ओके, 8 आवर्स का एक शिफ्ट होता है। तुम 7 बजे आए हो सुबह, तो तुम शाम को 3 बजे चले जाओगे। ओके, 3 बजे फिर और एक आएगी, फिर 11 बजे चली जाएगी, 11 बजे और एक आएगा रात को, फिर सुबह 7 बजे चले जाएंगे। ओके, ये सब होता रहता है, इसको ही शिफ्ट बोलते हैं। तो पैराग्राफ ए में जो बोला है प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में, उसका एएमसी दिया है यहाँ पे। अभी तक जो समझा, समझ में आया? हेलो, यस सर। ओके। तो पैराग्राफ ए का एएमसी पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले हम किस चीज को देखेंगे? हमारे पास कितना अमाउंट का काम है और वो काम कितना कॉम्प्लेक्स है, आगे नहीं, उस चीज को देखेंगे। द प्लानिंग सिस्टम में रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल प्रोसीजर टू ए कॉम्प्लेक्स। अगर काम अमाउंट बहुत कम है और वेरी सिंपल है, तो प्लान जो बनेगा, प्लानिंग सिस्टम क्या होगा? प्लान जो बनेगा वेरी सिंपल प्रोसीजर बन सकता है। अगर अमाउंट ज्यादा है और कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा है, तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसीजर क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप भी बनेगा कॉम्प्लेक्स। हाँ कि नहीं? दूसरी बात, फॉर द पर्पज ऑफ CR-145, प्रोडक्शन प्लानिंग फंक्शंस इंक्लूड 2 कॉम्प्लीमेंटरी एलिमेंट्स। प्रोडक्शन प्लानिंग जो फंक्शन है, जो प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, उसमें 2 चीजें, कॉम्प्लीमेंटरी चीजें दिया गया है। क्या क्या है? 2 एलिमेंट्स को कंसिडर किया जाता है। क्या क्या है? शेड्यूलिंग द मेंटेनेंस वर्क ahead to ensure that it will not adversely interfere with other work as regards the availability of all necessary personnel, tools, equipment, material, maintenance data and facilities। क्या बोल रहा है यहाँ पे? जब तुम प्रोडक्शन प्लानिंग किया है, मतलब शेड्यूल किया है किस चीज का? आगे कितना काम है, आगे नहीं, इसको कंसिडर किया है ना तुमने, आगे कितना काम है, वही अमाउंट को ही इनडायरेक्टली बोल रहा है। ठीक है, तो उसका तुम क्या किए हो? शेड्यूलिंग कर दिए हो। शेड्यूलिंग मतलब समझते हो ना?
कौन कितना काम कितना टाइम में करेगा, पूरा टारगेट फिक्स करके पूरा शेड्यूल बना दियो, तो उसमें तुमको क्या बना जाएगा, क्या इंश्योर हो जाओगे तुम, एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि कौन कितना, कौन पर्सन कौन सा टूल इक्विपमेंट मटेरियल यूज करेगा, मेंटेनेंस डाटा यूज करेगा, कितना टाइम में कौन सा काम जाके कंप्लीट करके आएगा, उसके लिए तुम क्या बना रहे हो, शेड्यूल। ठीक है, तो शेड्यूलिंग करना बहुत जरूरी है अगर तुम प्रोडक्शन प्लानिंग करते हो तो। तुम अभी एएमई कॉलेज में भी पढ़ रहे थे, तो तुम्हारा 12 से 1 इसका क्लास, 1 से 2 तुम्हारा दूसरा सर का क्लास, 10 से 11 दूसरा सर का क्लास, कैसे आ जाते हैं वो लोग, उनका क्या हुआ है, टाइम टेबल बना है, स्केड्यूल बना है ना। सेम थिंग यहाँ पे भी तुम काम जब करोगे प्रोडक्शन प्लानिंग में, किसको कितना काम क्या करना है उसका स्केड्यूलिंग होगा, ठीक है, और वो काम उतना टाइम में वो कंप्लीट करके दे देगा। समझ में आया? यस सर। दूसरी बात, ड्यूरिंग मेंटेनेंस वर्क, organizing maintenance teams and shifts and provide all necessary support to ensure the completion of maintenance without undue time pressure। देखो, तुमको टीम बनानी है, क्या बनानी है, मेंटेनेंस टीम बनानी है और शिफ्ट बनानी है, किसी भी टाइप का मेंटेनेंस करो तुम, तुम्हें टीम और शिफ्ट बनानी है, और क्या करनी है, टीम और शिफ्ट बना के मेंटेनेंस के लिए छोड़नी है उनको, ताकि वो क्या ना करे, टाइम प्रेशर ना बढ़े। ऑलरेडी तुमने शेड्यूल बना चुका है। देखो, अब मैं एक छोटा सा तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें तुम्हें समझ में आएगा। अभी मान लो हमारे पास 10 मेंटेनेंस टास्क है, मेंटेनेंस टास्क 1, मेंटेनेंस टास्क 2, ऐसे डॉट 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 करके मेंटेनेंस टास्क 10 है। ठीक है, आज के इतना सिर्फ एक, आज 8 आवर में इतना काम करना है, इतना टास्क करना है, तो हमें देखना है पर्सन्स कितना है। मान लो हमारे पास 5 पर्सन है, आगे नहीं, तो 5 पर्सन का पहले हम ह्यूमन फैक्टर का लगा के उनका क्या पता करेंगे, परफॉर्मेंस पता करेंगे क्या है, और उसके हिसाब से उनको काम दे देंगे कि तू भाई ये काम करेगा कितने से कितने घंटा, 1 से 2 घंटे तक, 2 से 3 घंटे तक तुम ये काम करेगा, दूसरे को दे दोगे, तीसरा चौथा पांचवा ऐसे करके पूरा शेड्यूल बन जाएगा एक, आगे नहीं, पूरा शेड्यूल बन जाएगा, ये पर्सन ये काम इतना टाइम में ये करेगा, इतना टाइम में ये पर्सन करेगा, इतना टाइम में ये करेगा, तो ऐसे क्या हो जाएगा, काम में क्लैरिटी हो जाएगी, और उसको उतना काम कंप्लीट करना है। और इसमें से और एक चीज फायदा है कि तुम टीम में काम करो, सब मिलके काम कर रहे होंगे, लेकिन सबको क्लैरिटी दिया गया होगा कि तुम्हारा काम कितना है, वो इतना कर दिया तो उसका हो गया, वो इतना कर दिया तो उसका हो गया, वो रिपोर्टिंग करेगा, अपना रिकॉर्ड बनाने लगेगा, जो भी है। इससे क्या होता है, प्रेशर नहीं बढ़ता है किसी के ऊपर, बर्डन नहीं होता है, मेंटेनेंस का वर्कलोड नहीं बढ़ता है, बस वर्कलोड उसको उतना ही देना है जितना परफॉर्मेंस वो दिखा सकता है। ओके, तो उसके हिसाब से हमें क्या अरेंज करनी है, शिफ्ट और टीम पहले से अरेंज करके रखनी है, देखनी है हमारे पास काम कितना है, वो काम, और ये सब होगा किसको देख के, वो काम अमाउंट कितना है और वो कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखना कि जब भी प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं हम अमाउंट देखते हैं और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं काम का, और उसके बाद हम इसमें आते हैं, शिफ्ट अरेंज करेंगे, टीम अरेंज करेंगे, किसको कितना काम देंगे, और क्या बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे। ओके, तो ये बात वो वहां पे बता रहा था। उसके अलावा जब तुम प्रोडक्शन प्लानिंग करते हो, स्केड्यूल भी बना दिया, टीम्स बना दिया, शिफ्ट बना दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें बना दिए,
टूल्स, इक्विपमेंट, मटेरियल सब कुछ अरेंजमेंट भी करवा दिए, लेकिन कभी कभी और भी कुछ फैक्टर्स है जिसको अपनी कंसिडर में लेना पड़ता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्लानिंग का प्रोसीजर बनाते टाइम। क्या क्या है? लॉजिस्टिक्स। यहाँ पे लॉजिस्टिक्स क्यों बोला है? मान लो कोई नया कंपोनेंट आज की डेट में आने वाला था और तुम्हारा मेंटेनेंस का प्लानिंग कब हुआ है? आज सुबह 10 बजे हुआ है और वो आने वाला है दिन में 11 बजे। इसका मतलब तुमने लॉजिस्टिक्स को कंसिडर किया ही नहीं। तुम्हारा काम 10 बजे कंप्लीट हो पाएगा क्या? बोलो। वो तो आएगा 11 बजे लॉजिस्टिक्स में, जाके लाने के लिए हो सके 12 बज जाए या 1 बजे आए। तुमने प्लान तो 10 बजे किया, इसका मतलब तुमने जिसको काम दिया है वो बैठे बैठे चला जाएगा कि नहीं? तो लॉजिस्टिक्स का ध्यान रखना है, इन्वेंट्री कंट्रोल का ध्यान रखना है। तुम्हारे पास जो चीजें हैं वो कितना क्वांटिटी में है, मेंटेनेंस करते टाइम उसकी जरूरी पड़ा तो वो अवेलेबल होता है कि नहीं, एकोमोडेशन है कि नहीं। मान लो 10 लोगों को बुला दिया काम पे, लेकिन तुम्हारा जिस जगह में काम दे रहे हो वहां पे 4 लोग ही काम कर सकते हैं, बाकी 6 लोग बाहर घूमेंगे। मैन और एस्टिमेशन वो तो ऑलरेडी मेंटेनेंस मैन और प्लान में मैं बता दिया था। मैन और अवेलेबिलिटी वो भी मैं बता दी था मेंटेनेंस मैन और प्लान में। प्रिपरेशन ऑफ वर्क, देखो कोई भी काम करने से पहले ना वो वर्क को तैयार रखना पड़ता है। एयरक्राफ्ट तुम्हारे पास होना चाहिए, पता चला एयरक्राफ्ट ही नहीं है, पता चला हैंगर अवेलेबल नहीं है, एनवायरमेंटल कंडीशंस बदल रहे हैं, बारिश होने लगी है और तुम बाहर जाके लाइन मेंटेनेंस करना चाहता है। समझ रहा है कि नहीं? और सबसे बात, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल सप्लायर में। मतलब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की जो सप्लायर है, कौन है? स्टोर वाला है, और बाहर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई कर रहा है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है जो क्रिटिकल मेंटेनेंस टास्क है उसको शेड्यूलिंग करो। ठीक है, शेड्यूलिंग करके करो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें अफेक्ट करता है, खाली इतना नहीं है, इतना में लिमिटेड नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग को। ठीक है। तो हमने मैनर प्लान जब पढ़ा था, तुम लोगों को डाउट आ रहा होगा सर हम मैनर प्लान जब बना रहे हैं तो प्रोडक्शन प्लानिंग की बनाने की जरूरत क्या है? देखो, मेंटेनेंस मैनर प्लान में सिर्फ मैनर दिखा जाता है, कितना काम है वो ही दिखा जाता है, मैनर को हम अरेंज कर देते हैं। लेकिन हमें और भी बहुत सारी चीजें को कंसिडरेशन में लेना है ना। वो काम कितना कॉम्प्लेक्स है, वो काम कितना टाइम लग सकता है, वो काम को कौन सा चीजें अफेक्ट करेगा, काम के लिए हमें शिफ्ट अरेंज करनी है, बहुत सारी टूल, इक्विपमेंट, मटेरियल, पर्सन, फैसिलिटी, ये सारी अरेंज करना है कि नहीं। ये सारी चीजें कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा? प्रोडक्शन प्लानिंग में। ओके, समझ में आया? अभी पैराग्राफ बी में क्या बोला था? पैराग्राफ बी में बोला था कि तुम्हारा जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की सर्टेन लिमिटेशंस और कैपेबिलिटीज होता है, वो उसकी बियॉन्ड में जाके करेगा तो अपना ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। ओके, तो उस केस में ह्यूमन बीइंग की लिमिटेशंस को तुम्हें ध्यान में रखते हुए उसे काम देना है। जैसे कोई अभी काम कर सकता है 11 बजे तक रात को, दिन में आया है, मान लो सुबह 7 बजे आया है, फिर भी वो रात को 11 बजे तक कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी तुम्हें रात भर खटाना चाहोगे तो वो करते करते हो सके आंख लग जाए, कुछ गलत कर दे, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। तो ऐसे केस में तो तुम्हें उसकी लिमिटेशंस तुम्हें कंसिडर करना चाहिए थी, नहीं तो एक्सीडेंट्स होगा, काम सही से कंप्लीट नहीं होगा। हाँ कि नहीं? सेफ्टी रिलेटेड टास्क में तो तुम्हें कंसिडर करना ही है किसी भी तरीके से। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ह्यूमन का परफॉर्मेंस क्या है, हमको सही तरीके से मिले। और हम जब ह्यूमन की कैपेबिलिटी और लिमिटेशंस को हम कंसिडर करेंगे तभी हम उसका सही परफॉर्मेंस ले सकेंगे, उससे सही टाइम पे जितना काम चाहिए उतना काम निकाल सकते हैं। लेकिन हम उसको जरूरत से ज्यादा खटाएंगे तो वो कुछ नहीं मिलने वाला। और दूसरी बात यहाँ पे बोला है सर्केडियन रिदम 24 आवर्स बॉडी साइकिल। क्या होता है? क्योंकि हमारा बॉडी जो है ना एक साइकिल की तरह चलता है,
हर दिन एक तुम नया बर्थ लेते हो, ऐसे टाइप का सोच लो। क्योंकि दिन में खाना खाते हो, कुछ काम करते हो, कुछ घूमते हो, कुछ एंजॉयमेंट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, फिर रात को आके खाना खा के सो जाते हो, फिर सुबह उठते हो कि नहीं। फिर हर दिन कोई साइकिल चालू रहता है कि नहीं 24 घंटे वाला, उसको ही क्या बोलते हो तुम, सिरकाडियन रिदम। ठीक है, तो जो भी पर्सनल प्रोडक्शन प्लानिंग करता है, इस सिरकाडियन रिदम, ह्यूमन परफॉर्मेंस, ह्यूमन लिमिटेशन, इसके बारे में वो अवेयर रहना चाहिए और उसको देख के वर्क और शिफ्ट का प्लानिंग करे। समझ में आया? समझ में आया क्या? तो तो ह्यूमन परफॉर्मेंस को, ह्यूमन फैक्टर को कंसिडर करना कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हें पता है, और मॉड्यूल 9A में पढ़ोगे ह्यूमन फैक्टर्स के बारे में ज्यादा। तो यहाँ पे और एक बात आती है, पैराग्राफ नंबर सी का एएमसी 1। क्या बोला था पैराग्राफ नंबर सी में? क्या बोला था? चेंज ओवर या शिफ्ट हैंड ओवर के बारे में बोला था। एक सही शिफ्ट ऑर्डर मेरे को बताओ कब हो सकता है? जब आने वाली पर्सन और जाने वाली पर्सन के बीच में क्या होगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, आने वाली पर्सन या जाने वाली पर्सन के बीच में सही कम्युनिकेशन होगा तो एक सही तरीके से शिफ्ट हैंडओवर हो सकेगा। और शिफ्ट हैंडओवर का यही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इफेक्टिव शिफ्ट हैंडओवर जो है ना, डिपेंड करता है 3 बेसिक एलिमेंट्स में, इसको याद रखना। इफेक्टिव शिफ्ट हैंडओवर 3 बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्या क्या है? जो आउटगोइंग पर्सन है उनका क्या एबिलिटी है कि अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट करने का इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ए जॉब और टास्क बीइंग पास्ड ओवर टू द इनकमिंग पर्सन। मतलब आउटगोइंग पर्सन कितना एबिलिटी है, कितना एबल है कि वो कम्युनिकेट करके इनकमिंग पर्सन को बता पाए, इंफॉर्मेशन पास कर पाए कि कितना काम हो गया, कितना काम बाकी है, ताकि वो करेंगे जितना काम बाकी है जो इनकमिंग पर्सन है। दूसरी बात क्या है? जस्ट इसका उल्टा है, जो इनकमिंग पर्सनल है उनका क्या एबिलिटी है कि वो जो आउटगोइंग पर्सनल जो बता रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करे, एसिमिलेट करे। क्या जो इंफॉर्मेशन जो आउटगोइंग पर्सन दे रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें बताया, जो आउटगोइंग पर्सनल है वो कितना अच्छी तरीके से बता रहा है इनकमिंग पर्सनल को, और इनकमिंग पर्सनल कितने अच्छी तरीके से उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अभी तीसरी बात क्या है? ए फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन आउटगोइंग एंड इनकमिंग पर्सन्स। क्या बोल रहा है? फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस। क्या बोल रहा है? तुम्हारे पास शिफ्ट हैंडओवर के लिए एक प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, एंड प्लानिंग शिफ्ट ओवरलैप। ओवरलैप मतलब ऐसा नहीं हो कि 10 लोग आए, शिफ्ट हैंडओवर हो रहा है एक सर्टेन टास्क को करने के लिए। ठीक है, ये एक मेंटेनेंस टास्क है। ठीक है, इसके ऊपर 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो ये मान लो 3 PM को निकल जाएंगे और ये काम शुरू कर देंगे कितने बजे? 3 PM को। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो ये 3 PM को इनको बता के सीधा निकल जाए, तो यहाँ गड़बड़ी हो जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए कि ये 2:45 को ही आके समझेंगे इनसे, या ये लोग 3:15 तक रह के इनके साथ काम करेंगे और इनको समझाते रहेंगे ये काम बाकी है, फिर जाएंगे। इसको बोलते हैं ओवरलैप। मतलब ये लोग भी कुछ टाइम तक उनके साथ, आउटगोइंग पर्सन है ना, कुछ टाइम तक इनकमिंग पर्सनल के साथ काम करेंगे फिर चले जाएंगे। पहले शिफ्ट हैंडओवर तो होगा, शिफ्ट हैंडओवर तो होगा, लेकिन थोड़ा ओवरलैपिंग भी चाहिए। तो ये सारी चीजों के लिए तुम्हें क्या बनाना है? प्रोसीजर बनाना है। तो एक सही शिफ्ट हैंडओवर 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोसेस बनाओ सही, इनकमिंग पर्सनल का एबिलिटी समझने का और आउटगोइंग पर्सनल का एबिलिटी समझने का, समझने का एबिलिटी, समझने का एबिलिटी और फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस। इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है एक सही शिफ्ट हैंडओवर। और सही शिफ्ट हैंडओवर हुआ तो प्रोडक्शन प्लानिंग भी सही इफेक्टिव रहेगा।
ये था प्रोडक्शन प्लानिंग। और जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है परफॉर्मेंस ऑफ मेंटेनेंस। क्या करते हैं हम? CR145 मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? CR145 मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है एयरक्राफ्ट के ऊपर? क्या सोए हुए बोल रहे हो जैसे मैंने कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ दिया? जल्दी बताओ। अरे कोई तो बताओ, ये बात नहीं बता पा रहे तो तुम CR145 ही क्यों पढ़ रहे हो? मेंटेनेंस। हाँ, मेंटेनेंस करता है और एक ही जन बता रहा है, बाकी सब क्यों नहीं बता रहे हो? CR145 मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है एयरक्राफ्ट या कंपोनेंट्स के ऊपर? करता क्या है? क्या ये उड़ाता है या ये कोई स्पेस स्टेशन है? क्या करता है ये? एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस करता है। ये दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि हम मेंटेनेंस 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 करता है। अगर मैं पूछूं मेंटेनेंस किसके अकॉर्डेंस में करता है तो डीजीसी क्वेश्चन है। देखो लग गया। मेंटेनेंस किसके अकॉर्डेंस में होता है? मैं बोला जो CR145 मेंटेनेंस, CR145 AMO क्या करता है? मेंटेनेंस तो करता है। किसके ऊपर? एयरक्राफ्ट के ऊपर या कंपोनेंट के ऊपर? तो मेंटेनेंस किसके अकॉर्डेंस करेगा? इसको ऐसे क्या मिलेगा इनपुट? मेंटेनेंस किस डॉक्यूमेंट के हिसाब से किया जाएगा? इसको भूलना मत, कभी भूल जाते हो तुम। किसके हिसाब से करेगा? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रोग्रामिंग, उसके हिसाब से मेंटेनेंस करेगा। लेकिन मेंटेनेंस करेगा कैसे? इसमें रेफरेंस दिया गया रहता है किस चीज का? किस चीज का? मेंटेनेंस डाटा का। तो वो मेंटेनेंस करते टाइम किस चीज का यूज करेगा? मेंटेनेंस डाटा को। और जब मेंटेनेंस कर लेगा तो मेंटेनेंस को वो क्या करेगा? सर्टिफाई करेगा। और सर्टिफाई करने के बाद क्या बनाएगा? सर्टिफाई करने के साथ ही बनाएगा। क्या बनाएगा? रिकॉर्ड्स। इसको अगर समझ लिए तो पूरा CR145 तुम्हारा मुट्ठी में है। ओके, तो CR145 मेंटेनेंस करता है। मेंटेनेंस मेंटेनेंस प्रोग्रामिंग के हिसाब से होता है, लेकिन मेंटेनेंस प्रोग्रामिंग में एक मेंटेनेंस डाटा का रेफरेंस दिया गया रहता है, तो तुम मेंटेनेंस डाटा को यूज करके पर्टिकुलर मेंटेनेंस डाटा को कैसे कंप्लीट करोगे वो यहाँ पे। लेकिन बताएगा कौन वो मेंटेनेंस टास्क करना है बोल के? वो बताएगा। कहाँ से पता चलेगा? एएमपी में होगा। प्लानिंग डॉक्यूमेंट है ये, एक मेंटेनेंस प्रोग्राम ही है। तुमने कौन सा टास्क कब करनी है, कब होनी है, वो एएमपी में लिखा गया। इसके बारे में हम CRM में बात करेंगे। ओके, तो हम अभी सर्टिफाइंग में जाएंगे और मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स में जाएंगे। तो उसके बाद मेंटेनेंस CR145 लगभग खत्म हो जाएगा मान लो। लेकिन सर्टिफाइंग में जाने से पहले हम कुछ बात करेंगे किसके बारे में? किसके बारे में? परफॉर्मेंस ऑफ मेंटेनेंस के बारे में। ऑलरेडी प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में बात कर लिया, मेंटेनेंस प्लानिंग के बारे में बात कर लिया, लेकिन हम अभी बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ मेंटेनेंस क्या है। चलो पता करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश प्रोसीजर। देखो CR145 में खाली प्रोसीजर ही प्रोसीजर है। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर बनाएगी टू एंश्योर दैट after the completion of maintenance a general verification is carried out to ensure that the aircraft or component is clear of all tools, equipment and any extraneous parts or material, and that all access panel removed has been fitted। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? जब भी तुम्हारा मेंटेनेंस कंप्लीट हो जाए, कोई भी मेंटेनेंस,
एयरक्राफ्ट में क्या किया जाएगा, एक ग्रीन में हाईलाइट किया हूं, बोलो। जनरल वेरिफिकेशन। इसका मतलब मैं यहाँ पे जो बोला था थोड़ा झूठ बोल दिया था मैं, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे मेंटेनेंस होने के बाद डायरेक्टली सर्टिफाई करते नहीं है, क्या करते हैं यहाँ पे, जनरल वेरिफिकेशन करते हैं। तो तुम्हें कभी भी पूछा जाएगा मैं एएमपी के हिसाब से मेंटेनेंस करने के लिए जा रहा हूं, तो मेंटेनेंस डाटा तो लेके जाऊंगा, लेकिन मेंटेनेंस जब भी एयरक्राफ्ट में कंप्लीट होगा तो एक छोटा सा जनरल वेरिफिकेशन जरूर होगा। क्लियर है, क्लियर है ना। अभी दूसरी बात, और ये जनरल वेरिफिकेशन होता किस लिए है, क्योंकि तुमने मेंटेनेंस करने के लिए जो टूल्स इक्विपमेंट जो भी मटेरियल पार्ट वगैरह लिए होंगे या कोई पैनल वगैरह खोले होंगे, तो वो टूल वगैरह लेके रिटर्न आए हो कि नहीं, वो पैनल वगैरह सही से लॉक किए हो कि नहीं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये नहीं किए हो तो तुम भले ही कितना अच्छा मेंटेनेंस करो, उसको एक्सीडेंट में ढकेल दोगे, उस एयरक्राफ्ट को, उस कंपोनेंट को, ठीक है। इसलिए जनरल वेरिफिकेशन किया जाता है। तो कभी भी मेंटेनेंस होता है तो जनरल वेरिफिकेशन मस्ट, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जब भी तुम क्या करोगे, परफॉर्म करोगे, क्या परफॉर्म करोगे, कोई क्रिटिकल मेंटेनेंस टास्क, क्या करोगे, कोई क्रिटिकल मेंटेनेंस टास्क, साधारण मेंटेनेंस टास्क नहीं है, वेरी सिंपल मेंटेनेंस टास्क नहीं, वेरी क्रिटिकल मेंटेनेंस टास्क, then you should complete a error capturing method। एरर कैप्चरिंग मेथड क्या है, एएमसी में पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखो कि जब भी तुम एयरक्राफ्ट में क्रिटिकल मेंटेनेंस टास्क करते हो, अगर तुम्हारा ये जो मेंटेनेंस में बोला, ये जो मेंटेनेंस में बोला, ये जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस अगर क्रिटिकल है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जनरल वेरिफिकेशन के साथ, ये जो मेंटेनेंस अगर क्रिटिकल निकला तो, अगर क्रिटिकल मेंटेनेंस निकला तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जनरल वेरिफिकेशन तो कर रहे हो, उसके साथ क्या करना पड़ेगा, एरर फाइंड आउट, एरर कैप्चरिंग मेथड से आगे बताऊंगा, उस मेथड्स को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई पे कहीं पे कुछ एरर तो नहीं कर दिए, कोई चीज छूट तो नहीं गया हमसे प्रोसेस में, स्टैंडर्ड में, या हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। एरर कैप्चरिंग मेथड कौन करता है, वो एरर कैप्चरिंग मेथड कैसा है वो भूल जाओ, लेकिन अभी के लिए याद रखो, if you are completing a maintenance, if that maintenance is critical maintenance task, then you should complete a error capturing method on that maintenance, on that aircraft or component, हाँ कि नहीं। अभी तीसरी बात, कभी कभी हम काम करते हैं ना तो बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, हमको पता नहीं रहता, ठीक है, हम चाह के नहीं करते, तो रिस्क रहता है मल्टीपल एरर होने का। ऐसे बहुत सारी मेंटेनेंस टास्क है, बहुत सारी मेंटेनेंस टास्क है जिसको करते टाइम रिस्क ऑफ मल्टीपल एरर्स हो सकता है। हमें उन्हें क्या करना है, पूरा जीरो में तो नहीं ला सकते, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं, जो कि रिपीटेडली होता रहता है लोगों के साथ। तुम घर में खाना बना रहे हो तो नमक के जगह कुछ और डाल दो, ऐसे भी हो सकता है, चीनी भी है नमक भी है, दोनों एक जैसे दिख रहा है। ऐसे मेंटेनेंस में भी बहुत सारी चीजें ऐसा होता है कि क्या करना पड़ता है, हमें रिड्यूस करना पड़ता है रिस्क ऑफ मल्टीपल एरर्स को ड्यूरिंग मेंटेनेंस, and the risk of error being repeated in identical maintenance tasks are minimized, ठीक है। तो कुल मिला के छोटी सी बात में बताऊं तो हमारे से बहुत सारी एरर्स ऐसे हो जाता है, हम बिना चाहते हुए भी, उसको यहाँ पे वो बोला है मल्टीपल एरर्स हो जाता है या रिस्क रहता है होने का, उसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, उसको एएमसी में वो समझा दिया है, ठीक है, कैसे रिड्यूस कर सकते हो तुम रिस्क ऑफ मल्टीपल एरर्स को, इसको याद रखना, सिर्फ ये येलो कर देता हूँ, ठीक है। रिस्क ऑफ मल्टीपल एरर्स को तुम्हें क्या करना है,
मिनिमाइज करना है। और वो कैसे मिनिमाइज करोगे उसका एएमसी में बताएगा। दूसरी बात, कभी भी तुम्हारे लिए कोई डैमेज आया तो डैमेज को तो पहले असेसमेंट करो, ठीक है। उस क्या करोगे, क्या करोगे, डैमेज को असेसमेंट। हाँ, डैमेज को असेसमेंट करोगे तो पता चलेगा वो कितना, किस टाइप का डैमेज है, कितना डेप्थ ऑफ डैमेज किया है तुम्हारे एयरक्राफ्ट ने। उसके बाद ही मॉडिफिकेशन एंड रिपेयर करने की सोचो। क्या यूज करके, मॉडिफिकेशन डाटा यूज करके, ठीक है। यहाँ MA304 लिखा है, M मतलब CRM, A मतलब CRM का सेक्शन है, 304 मतलब सब पार्ट C का 304, ठीक है। फोर्थ पॉइंट उसमें दिया है मॉडिफिकेशन एंड रिपेयर के लिए हम डाटा कहां से लेते हैं, DGCA से, CR21 TC डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, TC-STC होल्डर से लेते रहते हैं डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन, ओके। वो आगे पढ़ेंगे CRM में, लेकिन अभी के लिए जस्ट याद रखो कोई डैमेज हो रहा है तो डैमेज को सबसे पहले क्या करनी है, असेसमेंट करनी है, देखनी है। क्या तुम्हारे पेट दुख रहा है तो सीधा गोली नहीं खानी है। कुछ डॉक्टर्स ऐसे करते हैं, तुम्हारे लिए 1000 मेडिसिन लिख देंगे लेकिन 1 महीना खाने के बाद भी पेट ठीक नहीं होगा। तो डैमेज को असेसमेंट कैसे किया जाएगा वो अलग बात है, एएमसी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखो डैमेज को असेसमेंट करना है। फिर मॉडिफिकेशन एंड रिपेयर जो भी करना है यूजिंग मॉडिफिकेशन एंड रिपेयर डाटा। वो मॉडिफिकेशन एंड रिपेयर डाटा तभी मिलेगा उसके अनुसार तुम जैसे एसेस किए होंगे। समझ में आया? हेलो। हाँ सर। तो प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ मेंटेनेंस में इतना ही था। हम पेज नंबर 67 में आ गए, देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो पेज नंबर 67 में आ चुके हैं, तुम पढ़ते रहना, ठीक है। बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ये अभी सर्टिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस के बाद। तो मेरा आज का इतना ही है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से कंप्लीट करेंगे। किसी को कोई डाउट है आज के क्लास का? सर ये सर्काडियन रिदम 24 आवर्स का होता है ना 25 आवर्स? तो अभी के लिए 24 आवर्स ही पकड़ो, अभी हम 145 पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा 24 घंटे का ही टाइम चलता है, 25 घंटे का नहीं है, ठीक है। वो 25 घंटे का किस केस में होता है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। कुछ बुक में 25 घंटा 24 घंटा लिखा है ना, वो ह्यूमन फैक्टर में आया तो वो मैं बता दूंगा, वो भी किस कंडीशन में पूछा तो इतना दिमाग मत लगाओ, 24 घंटा दैट्स ओके, ओके। हमारी साइकिल, बॉडी का साइकिल 24 घंटे का ही होता है, ये वाला पूछ रहे हो ना, 24 घंटे का ही होता है, ठीक है। हमारा सर्केडियन रिदम बॉडी साइकिल कितना आवर्स का, 24 आवर्स का ही होता है। हाँ बोलो। यस सर। बोलो, किसी और को कुछ पूछना है? ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड कर देते हैं, ओके। तो एंड करो आज की क्लास। थैंक यू। ओके।